और आइए कुछ और विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। दुकानदारों को नेम प्लेट के जरिए अपनी पहचान जग जाहिर करनी चाहिए राजस्थान में भी, या नहीं करनी चाहिए? इन दिनों यह बहस का मुद्दा सिर्फ प्रदेश में नहीं पूरे देश में बना हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बाद अब राजस्थान में भी कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर उनके मालिकों की नेम प्लेट लगाने की मांग होने लगी है। हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने ऐसी ही मांग सरकार से की है। सियासत बेशुमार, यूपी उत्तराखंड के बाद प्रदेश में नेम प्लेट की मांग। किसी को सही लगे या गलत, कोई राजनीति करे या मंशा पर खड़े करे सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी नेम प्लेट लगानी ही होगी। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी ऐसा ही आदेश जारी किया गया, जिसके बाद अब राजस्थान में भी कांवड़ रूट पर दुकानदारों की नेम प्लेट की मांग होने लगी है। हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने योगी सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए राजस्थान में भी ऐसे ही आदेश की मांग की है। बिल्कुल, मैं अपनी ओर से, राजस्थान सरकार करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मैं अपनी ओर से, मैं राजस्थान सरकार को एक सनातनी होने के नाते, अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान अध्यक्ष होने के नाते और एक आम नागरिक होने के नाते मैं सरकार को निवेदन करूंगा कि एक तो श्रावण मास में जो हमारे फल विक्रेता हैं, हमारे कोई सामग्री ऐसे विक्रेता हैं, वो लोग अपना एक्चुअली नाम भी लिख लें, क्या चीज़, क्या नाम से वो अपना काम कर रही है, बताएं सच। यूपी में मुजफ्फरनगर प्रशासन ने सबसे पहले दुकानदारों को कांवड़ रूट पर उनकी दुकानों के बाहर नाम लिखने को कहा था, जिस पर जमकर राजनीति हुई। उम्मीद की जा रही थी कि योगी सरकार फैसले को वापस लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पूरे प्रदेश में ही कांवड़ रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया, जिसकी प्रदेश कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने तारीफ की। योगी जी का पहले भी कहा है, कांवड़ यात्रा हो, चाहे दुर्गाष्टमी हो, चाहे जन्माष्टमी हो, हम फूलों से बरसात करेंगे, फूलों से स्वागत करेंगे। तो ये जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले इस प्रकार के मेले त्योहार है, कलश यात्रा, शोभा यात्रा है, निश्चित ही योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लगातार कार्यक्रम होते जा रहे हैं, सुरक्षा भी दी जा रही है। और हम चाहेंगे राजस्थान में भी अगर ऐसा होगा तो निश्चित ही इस प्रकार के आयोजन को भी हम करने में पीछे नहीं हटेंगे। यूपी सरकार के जैसे फैसले की मांग अब प्रदेश में भी हो रही है। सत्ता पक्ष के नेता और मंत्री राजस्थान में भी कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नेम प्लेट की मांग कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष बीजेपी पर हिंदू मुसलमान करने के आरोप लगा रहा है। भाई, ये जो राजनीति कर रहे हैं, डेवलपमेंट की तो राजनीति करना जानते नहीं है। राजनीति किसकी हो रही है? राजनीति सिर्फ इसकी हो रही है कि हिंदू मुस्लिम कर करके किस तरह से आम आदमी को ये उनके दिमाग को खराब कर सके। फैसले को लागू करने के पीछे सरकार भले ही सुरक्षा और शुचिता की दलील दे रही हो, लेकिन विपक्ष इसे राजनीति के चश्मे से देख रहा है। लेकिन यह भी किसी से छिपा नहीं है कि मजहब की आड़ में कई बार ऐसे वाकये भी पेश आए हैं जो विवादों में रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। धृतराष्ट्र, जिसे महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, विलेन समझा जाता है, जो चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उनके मुंह ने, उनके पुत्र मुंह ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और आज राजस्थान की विधानसभा भी जंग का मैदान बन चुकी है, वो भी महाभारत वाली। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनौती की बात नहीं है, बात चुनौती की नहीं है, बात चुनौती की नहीं है, बात चुनौती की नहीं है। आंख बंद कर रहे हो, धृतराष्ट्र बन रहे हो, ऐसा तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की तरफ से स्पीकर वासुदेव देवनानी को धृतराष्ट्र कहने के मामले में सदन में जमकर हंगामा हुआ। चुनौती की बात नहीं है, बात चुनौती की नहीं है, बात चुनौती की नहीं है, बात चुनौती की नहीं है। हंगामा इतना बढ़ा कि विधानसभा की कार्यवाही को स्पीकर को स्थगित करना पड़ गया और हंगामा बरपा टीकाराम जूली के स्पीकर वासुदेव देवनानी को धृतराष्ट्र कहे जाने को लेकर। दरअसल विधानसभा में माइक बंद करने की विवाद पर टीकाराम जूली ने
मंत्रियों के साथ स्पीकर पर भी गंभीर सवाल उठाए और इस दौरान उन्होंने स्पीकर की तुलना धृतराष्ट्र से कर दी। आप किस दिशा की ओर इस विधानसभा को लेकर जाना चाहते हो? राजस्थान की महान विधानसभा जिसकी परंपरा इतनी महान रही है, आंख बंद कर रहे हो, धृतराष्ट्र बन रहे हो। ऐसा तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। खूब विरोध होता है, खूब माइक बंद होते हैं, खूब विपक्ष भी चिल्लाता है। हम भी सत्ता के अंदर रहे, विपक्ष अपनी बात अपने तरीके से उठाता है, सत्ता पक्ष अपने तरीके से उठाता है। लेकिन इस प्रकार की तानाशाही, हिटलरशाही, 25 में से तमाचा लग गया, 11 हमारे जीत के आगे, जब भी इनको होश नहीं है। इस प्रकार की गुंडागर्दी हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अगर ये लोग तरीके से नहीं चलेंगे तो हम सदन भी नहीं चलने देंगे, ये बात मैं कहना चाहता हूं। बस जूली के इन्हीं बयानों ने विधानसभा का पारा हाई कर दिया। मामला इतना बढ़ा कि विधानसभा कुरुक्षेत्र का मैदान बनता नजर आया। देवनानी ने कहा कि आसन को धृतराष्ट्र कहा जाएगा। मुझे धृतराष्ट्र कहा। आसन के प्रति इस तरह की टिप्पणी बेहद शर्मनाक, माफी मांगनी चाहिए। किया जाएगा, आसन पर आरोप नहीं। इस सदन में हम लोग अपने अपने लाखों जनता के वोटों से जीत करके सदन में आते हैं। जनता की बहुत बड़ी अपेक्षाएं होती हैं कि हमारी समस्याओं का वहां पे चर्चा होगी। इसके कारण से मैंने कई कदम भी उठाए, सर्वदलीय बैठक भी की, पर्ची योजना भी लागू की और कई प्रकार के प्रयोग किए, जिसके कारण से सदन में नवाचार करते हुए हम आगे बढ़े हैं। लेकिन पिछले लगभग इस नए सत्र में मैं मन में पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि अभी कहा कि आप इधर ज्यादा ध्यान देते हो, इसका मैं खंडन करता हूं। जितना मैं निष्पक्ष रहता हूं और आपकी बात सुनता हूं, उतना शायद ये पक्ष भी आरोप लगाते हैं कि आप इनके सुनते नहीं हैं। ये सदन नियमों, मर्यादाओं और परंपराओं से चलता है। मेरे से भी कई पहले अध्यक्ष रहे जिनकी बहुत गरिमा उन्होंने इस सदन की रखी है। लेकिन कल जिस तरह का दृश्य हुआ और जो आरोप आज अखबार में छपा है मेरे बारे में, अध्यक्ष के बारे में, मेरे व्यक्तिगत, आप कुछ भी कह देना, धृतराष्ट्र हैं, इस पे आपको माफी मांगनी चाहिए। यानी इस तरह अध्यक्ष को कहो आप धृतराष्ट्र हो, शर्म नहीं आती किसी को बोलने की? मैं समझता हूं बड़ा शेमफुल है। मैंने पीड़ा से कह रहा हूं और आप कह रहे हैं कि डर के बोलते हैं। दोनों ओर से लोग बोल रहे हैं, मैंने दोनों को बराबरी टोका। यदि आप रिपोर्ट निकाल के देख लें फिर सारे सदन की, जितना इधर टोका है उसकी तुलना में कम इधर टोका है। वासुदेव देवनानी की नाराजगी के बाद टीकाराम जूली ने माफी भी मांगी और उनकी बात भी सुनने की अपील की। आसन की हम कोई किसी प्रकार की हमारी मंशा नहीं है, पर मैंने मेरे पहले भी वक्तव्य में कहा है कि हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी जाएंगे। आपसे ही तो उम्मीद रखते हैं, तो आपसे ही कहेंगे। और रात को कहने का मकसद यही था, यहाँ प्रोसीडिंग में जो चीज आ जाती है वो बाहर यूट्यूब के माध्यम से सब जगह छप जाती है, बाद में हम उसको निकालते हैं तो निकालने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। 1 मिनट आप हमारी बात सुनते और जो गलत शब्द थे उसी समय निकाल देते, बात खत्म थी। इतनी बात ही नहीं बढ़ती जितनी बात बढ़ी है। पता तो करूंगा, पहले देखूंगा। पता आपके सामने आप आसन पे थे, नहीं होता। आप आसन पे विराज रहे थे, मंत्रियों ने क्या क्या आपके सामने सारी बात हुई है। हम कतई नहीं चाहते कि आसन की जो कोई किसी प्रकार का अपमान हो, कोई निंदा हो, आसन का कोई आक्षेप लगे, हम नहीं चाहते। हम आपसे संरक्षण चाहते हैं। अगर हमारी किसी बात से आपको कोई ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। विधानसभा में पक्ष और प्रतिपक्ष में गर्मागर्म बहस के बीच अविश्वास प्रस्ताव की भी बात उठी। विपक्ष ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव की बात है तो जरूरत पड़ी तो वो भी लाया जाएगा, जिसके बाद देवनानी ने चुनौती दी और इस पर हंगामा हो गया। हम आपके साथ बैठ करके, कोई असंसदीय होगा, कोई असंवैधानिक होगा, कोई अमर्यादित होगा, हम उस पर चर्चा करके उस पर कार्रवाई करूंगा। उसके बाद भी आप यहाँ पे आ गए, पता नहीं क्यों बहुत शौक हो गया, वो भी आ गए। उसके बाद आप नारे भी लगा सकते हो, नारे लगाते विपक्ष लगाता है, लेकिन नारों में जो शब्द उपयोग किए गए, मुझे लगा कि यदि किसी को लगता है मैं निष्पक्ष नहीं हूं, आप प्रस्ताव ला सकते हो। मुझे पद का मोह नहीं है, ये बात स्पष्ट सुन लो। जब तक यहाँ पे पद मुझे दिए, आप लोगों ने सर्वसम्मति निर्वाचित किया है, तब तक नियमों के अनुसार चलूंगा, परंपराओं के अनुसार चलूंगा और मर्यादाओं के अनुसार चलूंगा। जो भी होगा, इधर का होगा, उधर का होगा, कार्रवाई करने में कहीं भी कमी नहीं छोड़ूंगा। मैं खड़े होकर के ये कहना कि मैं देख लूंगा, ले आइए, तो ये तो नियम परंपराओं की बात है। धमका किसको रहे हैं? ये तो लाने का हमारा अधिकार है। अगर हमें आवश्यकता हुई तो हम लाएंगे, उसके ऊपर बहस भी करेंगे, उसके ऊपर मतदान भी हो जाएगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिस प्रकार की अंतिम में भाषा का प्रयोग किया, वो प्रोवोक करने के लिए किया और वो उनके लिए, उनकी चेयर के लिए
उनके आसन के लिए शोभा नहीं देता है, इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगर उन्होंने इस बात को मानने का प्रयास किया कि सदन में पक्ष, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष मेरे लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं और मैं इस सदन को नियम प्रक्रिया से चलाना चाहता हूं, तो विपक्ष सहयोग करने को तैयार है, वरना धमकाने में न तो विपक्ष आएगा न कोई की बात। ये गतिरोध जो पैदा आज हुआ है वो केवल और केवल माननीय स्पीकर साहब ने जिस भाषा का प्रयोग किया उसके कारण से हुआ। स्पीकर ने जब अविश्वास प्रस्ताव लाने की चुनौती दी तो दोनों के बीच नोक-झोंक हो गई। कई मंत्री और बीजेपी विधायकों ने खड़े होकर इस पर आपत्ति की। मंत्रियों ने कहा कि हम भी विपक्ष में थे, तब हमने देखा है हमारे साथ कैसा भेदभाव होता था। आसन पर पक्षपात के आरोप सहन नहीं करेंगे। हमारा आपसे पहले भी निवेदन था, आज भी निवेदन है। हमारी राजस्थान विधानसभा की बहुत स्वस्थ परंपराएं रही है, चाहे परशुराम जी हो, भैरव सिंह जी हो, या उससे पहले हो या उसके बाद में हो, और अंतिम रूप में जैसा आपने उल्लेख किया माननीय महामहिम गुलाब सिंह जी कटारिया विषय हो। मैं आज पुनः मेरे सत्ता पक्ष की ओर से आपको दोहराता हूं, कृपया आप खड़े होते तो हमारा दिल से हृदय से हम चाहते हैं कि आप अपनी कोई बात कहें, लेकिन बार बार ज़्यादा खड़े हो जाते हैं, हर बात पे खड़े हो जाते हैं, तो हम आपका वो सम्मान नहीं कर पा रहे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप तब भी खड़े हुए जब बहुत महत्वपूर्ण कोई विषय हो, सुनिए ना, और खड़ा होना बहुत जरूरी हो। ये फैसला मैं करूंगा, आप सुनिए तो सही। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर विधानसभा में हुई टीका टिप्पणी को लेकर शून्यकाल में ही सदन में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच जबरदस्त झड़प हुई। फिलहाल जनता के मुद्दे सदन में कितना उठ रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन कुरुक्षेत्र का मैदान जरूर बनता जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा जिला परिषद में पहुंचे और इस दौरान मुरारीलाल मीणा ने 2 दिन पहले सीपी जोशी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दिए गए बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सीपी जोशी के द्वारा दौसा में जो बीजेपी की बैठक की गई थी उसमें विकास पर चर्चा होनी चाहिए थी। उपचुनाव को देखते हुए दौसा में विकास कार्यों की कार्य योजना बनानी चाहिए थी, लेकिन जनता को भ्रमित करने के लिए राहुल गांधी को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हिंदू हैं और वो शिव भक्त भी हैं। सीपी जोशी ने जनता का ध्यान भटकाने और जनता को इमोशनल करने के लिए ऐसा बयान दिया है, ये कहा है मुरारीलाल मीणा ने। लोकसभा चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश के नेताओं की यहाँ पर मीटिंग थी और उसमें उनके प्रदेश अध्यक्ष भी थे और राजेंद्र राठौड़ भी थे, करोड़लाल जी भी थे, बहुत से नेता थे, बड़े बड़े नेता थे। अच्छा होता बीजेपी वाले बाई इलेक्शन को ध्यान में रखकर उन्होंने मीटिंग करी थी, जैसा मैं समझता हूँ। यहाँ आकर के कोई दौसा जिले के लिए कोई ऐसा विजन दे के जाते, कोई विकास की बात करते, दौसा में कोई यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, दौसा में सिविल लाइन दी जाएगी, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बड़े लाए जाएंगे, विकास के मुद्दे पर उन्होंने बिल्कुल बात नहीं करी। भील प्रदेश की मांग को लेकर दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा का बड़ा बयान है। मुरारीलाल मीणा ने कहा कि भील प्रदेश की पूर्वी राजस्थान की कोई मांग नहीं है, यह मांग उदयपुर संभाग की है। वहां की क्या परिस्थितियां हैं इस बारे में मैं नहीं जानना चाहता। इसमें कुछ एरिया गुजरात, कुछ राजस्थान, कुछ मध्य प्रदेश के हैं। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि अगर विकास को लेकर ऐसा फैसला करना पड़ रहा है तो कर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर झुंझुनू पहुंचे बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि उपचुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा 5 की 5 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि वो 5 विधानसभा सीटों में से किसी भी सीट पर उम्मीदवारी नहीं जता रहे हैं। वो एक कार्यकर्ता के रूप में 5 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा इन चुनावों को गंभीरता के साथ लड़ेगी। जनता पार्टी 5 विधानसभा के उपचुनाव की प्रारंभिक तैयारी प्रारंभ कर चुकी है। निश्चित तौर पर इस चुनाव में गंभीरता से पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि बहुत शानदार और जानदार बजट प्रस्तुत किया है। भजनलाल जी की सरकार का आगाज जनता के लिए कई तरह के तोहफे लेकर आया है। गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई है। राजस्थान में पेपर माफियों पर अंकुश लगा है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सांगानेर जयपुर पहुंचे हैं और विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। अपनी बातों को रख रहे हैं, सुनते हैं। गुरु के माध्यम से हमको रास्ता मिलता है। गुरु हमें रास्ता दिखाने का काम करते हैं, क्योंकि परसों गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सभी जिन गुरुओं से हमने अब तो सुधार हो गया होगा ना, गुरु दक्षिणा ली है, हेलो, जिन गुरुओं ने हमको रास्ता हेलो दिखाने का काम किया है, हमारे जीवन को सार्थक किया है, ऐसे गुरुओं को नमन करने का ये हमारा 3 दिवसीय उत्सव होता है। इस उत्सव के उपलक्ष्य में सबसे पहले तो मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्या मिराजे सभी संत समाज को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं प्रणाम भी करता हूं। 2 दिन पश्चात 21 जुलाई को आ रही गुरु पूर्णिमा आप सभी को एक नया रास्ता, एक नए रास्ते के साथ नए आयाम स्थापित करें, ऐसा मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर आप सभी से कहना चाहता हूं। गुरु पूर्णिमा गुरु शिष्य के लिए एक पवित्र रिश्ता है, यह उल्लास का रिश्ता है और हमारे गुरु स्मरण का रिश्ता है। किस तरह से हमारे गुरु का स्मरण करते हुए उनका जो हमारे जीवन में उनका पुण्य जो रहा है, उन्होंने जो हम सबको कुछ दिया है, उसको भी हमें ध्यान करना चाहिए। गुरु कौन है? गुरु वह है जो हमारे जीवन को अज्ञानता से अंधकार से अज्ञानता से जो ज्ञान की तरफ ले जाता है, हमें ज्ञानवान भी बनाता है, हमको अच्छा रास्ता दिखाने का भी काम करता है। गुरु ही हमारे जीवन में ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। गुरु हमारा शिक्षक, परामर्शदाता, मार्गदर्शक, सहायक और एक हमारे सच्चे सारथी के रूप में भी गुरु हमारे साथ हमेशा रहते हैं। गुरु शिष्य परंपरा आत्मज्ञान की पूंजी को भी आने वाली पीढ़ियों पहुंचाने का एक बेहतर तरीका है। हम आने वाली पीढ़ी को भी अगर गुरु का महत्व बताते हैं, गुरुजन हमें जो रास्ता दिखाते हैं, आने वाली पीढ़ी जो हमारी युवा पीढ़ी उन संस्कारों से चल करके आगे चलती है। आपने देखा होगा हमारी ये संस्कृति हजारों सालों की संस्कृति, हमारे उस संस्कार, हमारे जो विचार हैं, ये दुनिया में अलग पहचान रखते हैं। ये हमारे देश की पहचान एक विश्व गुरु के रूप में है, और वो इसलिए है कि आध्यात्मिक क्षेत्र से लेकर के संस्कार के क्षेत्र से लेकर के गुरु हमें ज्ञान के भंडार को शिष्य के सामने खोलता है, और उस ज्ञान को अर्जित करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि यह गुरु परंपरा और गुरु का बताया हुआ मार्ग आपको आगे ले जाता है, और यही है कि हमारा देश विश्व गुरु कहलाया। और आज हम देखते हैं कि फिर से हमारा 21वीं सदी की ओर जो पदार्पण हुआ है, आप देख रहे हैं, उस नरेंद्र से लेकर के इस नरेंद्र तक उन्होंने। और आइए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। जयपुर में मानसरोवर स्थित V2 बाईपास पर शुक्रवार सुबह सीवर लाइन डैमेज होने से एक बड़ा गड्ढा बन गया, खोल बन गया। यही है वो द्वारकादास पार्क के पास डैमेज हुई सीवर लाइन से 10 फीट गहरा और करीब 8 फीट चौड़ा यह गड्ढा हो गया। पिछले 5 साल में यह तीसरी बार ऐसा हुआ है जब यह लाइन डैमेज हुई है। V2 बाईपास पर अचानक धंसी सड़क। सड़क धंसने से हुआ गहरा गड्ढा।
आने जाने वालों को हुई भारी परेशानी। सड़क पर दिखा लंबा जाम। अब भी टोंक रोड से B2 बाईपास की ओर आ रहे हैं। पूरी ट्रैफिक पुलिस ने कुछ जो रूट है वो डाइवर्ट किया है। जयपुर के मानसरोवर स्थित B2 बाईपास पर सड़क धंसने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिलते ही मौके पर अधिकारी पहुंचे और हालात का जायजा लेना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक सड़क पर लंबा जाम लग चुका था, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्मार्ट सिटी जयपुर के अंदर किस तरीके से जो जर्जर सीवरेज लाइनें हैं किसी भी वक्त पंचर हो जाती है। मानसून के दौरान खासकर आप देख सकते हैं कि ये जो मानसरोवर B2 बाईपास, ये जो मुख्य मार्ग है, इसके ऊपर एक ट्रक समा जाए इतना बड़ा ये जो कहा जा सकता है कि पूरी सड़क की सड़क इस गड्ढे के अंदर धंस गई है। बताया जा रहा है कि सिविल लाइन में लीकेज के चलते सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा हुआ है। हालांकि गड्ढे की जानकारी मिलते ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया। गड्ढा हो गया, सड़क धंस गई है, इस वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। किस तरीके से जद्दोजहद कर रहे हैं इस ट्रैफिक से? हम बहुत वो निकाल रहे हैं। ट्रैफिक ये रास्ता रुक गया, इसको क्लियर करा रहे हैं। बत्ती को टाइम बढ़ा दिया गया इसका। 5 साल में ये तीसरा मौका है जब ये सिविल लाइन डैमेज हुई, जिसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ा। इससे पहले साल 2022 में मॉनसून के दौरान इसी एरिया में 20 फीट आगे ये लाइन टूट गई थी। नगर निगम के अधिकारियों का मानना है कि सिविल लाइन को डाले करीब 40 साल का वक्त बीत चुका है। ऐसे में पुरानी लाइन होने और आबादी का दबाव बढ़ने के चलते अब ये लाइन जर्जर हो चुकी है, जिसके चलते ये हर साल बरसात के समय टूट रही है। इससे सड़क टूटने की घटनाएं बार बार हो रही हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने टूटे हुए हिस्से को रिपेयर करने का काम शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि 10 दिन पहले जयपुर के विद्याधर नगर एरिया में भी इसी तरह से एक सीवर लाइन डैमेज होने से बड़ा गड्ढा सड़क पर बन गया था, जिसे रिपेयर करने में निगम को 7 दिन से भी ज्यादा का वक्त लगा था। टोंक रोड से B2 बाईपास की ओर आ रहे हैं, तो इस ट्रैफिक से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कुछ जो रूट है वो डाइवर्ट किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं बड़ा मैन होल कहा जा सकता है कि 40 साल पुरानी ये जो सीवरेज लाइन जर्जर हालत में हर एक मानसून में इसी तरीके से ये जो धंसती हुई नजर आती है, जिस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पूरी जो सड़क है वो इसी तरीके से धंसती हुई दिखाई देती है। हाल फिलहाल नगर निगम और जयपुर विकास प्राधिकरण इस पूरी सीवरेज लाइन को रिपेयर करने में जुटा हुआ है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी दिलीप गुजर के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान।